नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी बात बिहार की। बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है और इस बीच में लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष में रस्साकसी भी चल रही है। सबसे ज्यादा गूंज जंगल राज को लेकर हो रही है। हालांकि विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को जमीन पर उठाने का मौका लेकर जनता के बीच जगह बना लेंगे। घटनाएं भी ऐसी हैं जिन्हें लेकर सरकार बैकफुट पर है। अब सीवान में एक एएसआई का मर्डर चुनावों के बीच बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर किस तरह इस मुद्दे को लेकर सियासत का रुख रहने वाला है, इस पर नजर रहेगी, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनावी शोर में सभी का जोर इस बात पर है कि किस तरह सत्ता की बाजी मारी जाए। इसलिए मुद्दे मनचाहे उठाए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से बिहार की सियासी फिजा में जंगल राज बनाम कानून राज का मुद्दा घूम रहा है। हालांकि विपक्षी महागठबंधन, खासकर तेजस्वी यादव, लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। चाहे हत्याओं का मामला हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, हर मोर्चे पर विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने में जुटा है। भले ही बिहार में नीतीश सरकार को सुशासन बाबू की सरकार के नाम से जाना जाता रहा हो, लेकिन बिहार में घटनाओं के मॉड्यूल ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। चाहे वो कारोबारी की हत्या हो, अस्पताल में घुसकर गैंगवार हो, या फिर अब दारोगा का मर्डर। तस्वीरें बिहार के सीवान जिले की हैं। पुलिस का यह मजमा किसी चुनावी ड्यूटी का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने ही एक साथी की मिली लाश से उठ रहे सवालों की वजह से है, जिसमें उसके कत्ल की कहानी गुम है, जिसने बीच चुनाव एक बार फिर कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि वारदात जिस तरह से अंजाम दी गई, वो ये बताती है कि ये महज एक गुनाह की साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी कई परतों का पूरा पुलिंदा है। दरौंदा थाने में तैनात एएसआई अनिरुद्ध की लाश पहले तो इलाके के लिए पहेली बनी, फिर पुलिस के लिए भी, क्योंकि हत्या के पहले वो सिविल वर्दी में निकले थे और इसके बाद दरौंदा थाने के एक गांव सिरसाव नवका टोला के अरहर के खेत में उनकी लाश मिली। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनकी लाश मिली, ऐसा लगता है कि उनसे बदला लिया गया हो। अपराधियों ने एएसआई अनिरुद्ध कुमार का चाकू या वैसे ही किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया था। हत्या से पहले अपराधियों ने दारोगा के हाथ और पैर बांध दिए थे। पहले दारोगा की जमकर पिटाई की गई, इसके बाद किसी धारदार हथियार से एएसआई अनिरुद्ध कुमार का गला रेत दिया गया। मौका वारदात के पास से पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं। बीच चुनाव दारोगा का मर्डर सियासत के लिए एक मुद्दा बन गया है। ये बात अलग है कि इसे लेकर जिस संवेदनशीलता की जरूरत है, सियासी तौर पर उसे धकेलकर चुनावी फायदा होने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन हालात चुनौतियों से परे नहीं है, भले ही मौका चुनाव का ही क्यों न हो। अपराधियों ने एक दारोगा की जान लेकर साबित कर दिया कि अपने साथी को इंसाफ दिलाने का जिम्मा अब खाकी पर है, लेकिन खादी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी। ये भी एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान होने वाला है और उसके बाद दूसरे चरण का इंतजार होगा। लेकिन मतदान के पहले एक बार फिर से सुशासन बाबू के सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि बिहार में 20 साल पुरानी बात को लेकर, पुरानी सरकार को लेकर, 20 साल पुराने सरकार में बैठे लोगों को लेकर एनडीए अब भी चुनावी मौका और तमाम सारी घटनाओं का जिक्र कर रही है। तो अब वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर क्या कहेगी बीजेपी? अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक राज, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय के पास चलूंगा। अवधेश जी, सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हों, या बिहार की सरकार के सभी मंत्री हों, वो 20 साल पुरानी लालू यादव की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज भी कहा
कि अगर महागठबंधन आता है, कांग्रेस आती है या आरजेडी आती है, तो यह बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये आपराधिक घटनाएं सरकार पर मुंह चढ़ा रही हैं। जी देखिए मनोज जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिस तरह से एएसआई की जो हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार, जो हमारी एनडीए सरकार है, वो वहां पर जांच नहीं कर रही है, प्रशासन जांच नहीं कर रहा है। जांच में जुटी हुई है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर, और जल्द से जल्द जो है दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होगा। लेकिन जो बात चल रही है कि जंगल राज प्लस जंगल राज वर्सेस कानून राज, बिल्कुल वो भी बात भी सही है। क्योंकि यदि आप 20 साल पहले जाएं तो ये हाल थे, यदि किसी एसआई का मर्डर हो रहा है, किसी पुलिस अधिकारी का मर्डर हो रहा है, किसी की उठाईगिरी हो रही होती है, तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पुलिस प्रशासन आराम से चाय का नाश्ता करता था लालू प्रसाद की पोस्टिंग पर। आज ऐसा नहीं है। आज यदि कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, तो एनडीए सरकार बिहार में है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह से कार्रवाई करता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने का काम जो है एनडीए सरकार करती है बिहार। ये है जंगल राज वर्सेस कानून राज। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से ये जो एएसआई का मर्डर किया है वो गलत है। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं देखिए, अब सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एक बात सच है कि बिहार में जिस तरह से एक तरफा जो एनडीए की तरफ जो बिहार की जनता का जो रुख है, उसको देखते हुए पूरी तरह से विपक्ष बौखलाया हुआ है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरे आडंबर रच रहा है, किसी ना किसी तरह से बिहार की जनता को गुमराह कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि कानून वाली सरकार उनको दोबारा लाना है, विकास वाला बिहार बनाना है, और एनडीए की सरकार दोबारा से 14 नवंबर को उनको बिहार में बनाना है। 14 नवंबर में एनडीए की सरकार बिहार में बनाना है। आलोक राज, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जो बात अवधेश उपाध्याय कर रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश बाबू, जिन्हें कि सुशासन बाबू कहा जाता है, सुशासन बाबू के सुशासन पर कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज ही नहीं। बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है। आप एक एएसआई की हत्या की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व जो है किशनगंज में दरोगा की हत्या कर दी गई थी, सीमांचल की। रानीगंज में दरोगा की हत्या कर दी गई थी इसी सरकार में। तो हम बताते हैं कि ये सिवान में ही एएसआई की हत्या की बात नहीं है। और आज आपने देखा होगा कि ये लोग अपनी सरकार को खिसकता देख जनता ने मन बना ली है कि बिहार से एनडीए की विदाई कर देनी है। और आज तो इन लोगों ने सारी हदों को पार कर दिया। अब आज की जो घटना है, जो है आप जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो है एक दूसरे दल के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार में उनके समर्थकों की हत्या कर दी जाती हो, और एक सत्ता दल के प्रत्याशियों के द्वारा, मेरा डायरेक्ट आरोप है, सत्ता दल के प्रत्याशियों के द्वारा उनकी हत्या की गई है। तो मैं बता दूं, ये कैसा जंगल राज नहीं तो क्या ये मंगल राज है क्या, जहां बिहार में आप प्रत्याशी अपने प्रचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने विचारधारा रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये लोग इस तरह की हत्या की राजनीति कर कर लोगों को डरा कर धमका कर चुप कराना चाहते हैं। तो आप जो आज यदुवंश यादव जी की हत्या हुई है मोकामा में, इसको कैसे आप भुला सकते हैं? सबसे पहले मैं यदुवंश यादव जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और यदुवंश यादव जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जिन लोगों ने यदुवंश बाबू की हत्या करने का काम किया है, उसकी सजा जनता देगी। और जान जाइए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और लोकतंत्र में जनता अपना फैसला सुनाती है। तो जनता अपना फैसला 14 नवंबर को सुना देगी कि एनडीए सरकार की विदाई कर। आपको कैसे पता कि 14 नवंबर को एनडीए सरकार की विदाई हो रही है? ये बिहार की जनता ने ठान लिया है कि 14 नवंबर को इस भ्रष्ट सरकार से बिहार को मुक्ति दिलाना है। इसी से बौखला कर इन लोगों के सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हैं, ये तरह तरह के हथगंडा अपना रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। आलोक जी, और आप एक
जी हालांकि मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने कहा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार जाने वाली है, आपके कान में बता दिया, और अगर नहीं गई तो फिर आप कहोगे कि वोटों की चोरी हो गई, ऐसा तो नहीं? नहीं जाने की कोई सवाल ही नहीं है। बिहार का जनता ने तय कर लिया है और बिहार के जनता को आदरणीय तेजस्वी यादव जी के तेजस्वी प्रण पर, तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी प्रण की जो घोषणा की है उस पर बिहार की जनता को विश्वास है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार की जनता करेगी। आप आज भय का माहौल बन गया है बिहार में। ये लोग जिस की बात कर रहे हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक प्रत्याशी लोकतंत्र का जो पर्व है, महापर्व है, उस महापर्व में अगर प्रत्याशी अपनी बातों को रखने के लिए जा रहा है, उसके साथ समर्थकों की हत्या कर दी जा रही हो, एएसआई की हत्या कर दी जा रही हो, दरोगा का हत्या कर दिया जा रहा हो, तो बिहार किस स्थिति में खड़ा है इसको आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्या ऐसी सरकार से बिहार चलने वाली है? लोग डरे सहमे हुए हैं, इसीलिए बिहार में इस सरकार की विदाई तय है। इसीलिए बिहार में इस सरकार की विदाई तय है। अवधेश उपाध्याय जी, देखिए, एक एएसआई की हत्या हुई है, लेकिन आलोक राज जी बता रहे थे कि किशनगंज में, रानीगंज में भी दरोगा की हत्या हो गई। और जो हत्याओं का आंकड़ा है, अगर एनसीआरबी का अगर आंकड़ा, उसको, उस आंकड़े को तो कोई झुटला नहीं सकता। बिहार हत्याओं के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर आता है। 2023 की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं। 2862 हत्याएं बिहार में हुई हैं, और आप अगर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तो फिर सुशासन को लेकर सवाल तो विपक्षी पार्टियां उठाएंगी ही ना। आप भी 20 साल पुराना रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं, आलोक राज और उनकी पार्टी, उनका गठबंधन वर्तमान का रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं बताऊं आपको, जो आरजेडी प्रवक्ता बैठे हैं आलोक राज जी, जो बार बार कह रहे हैं कि डर बना हुआ है बिहार में, डर रही है जनता। जनता सब जानती है कि किस तरह से आज से 20 साल पहले 5 बजे के बाद बिहार में बहुत से शहर तो ऐसे थे जहां से लोग निकलते नहीं थे घर में से। मैं बताऊं आपको, 2005 से पहले पूरे बिहार में 817 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे और 42,000 पुलिसकर्मी होते थे। आज के समय में वही पुलिस थानों की संख्या 817 से बढ़कर 1400 कर दी गई है, और जो पुलिसकर्मी है वो 3 लाख से ऊपर कार्यरत है बिहार में। ये कह रहे हैं कि डर रहे हैं बिहार की जनता। बिहार में ये हाल था मनोज जी, आपको बताऊं मैं, कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो लगाने से डरती थी। यही हाल यूपी का भी था एक समय पर, लेकिन आज जो है बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े उद्योग बिहार में लग रहे हैं। बिहार का युवा, तभी तो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, तभी तो आधा बिहार जो है दूसरे राज्यों में चला गया। लेकिन ये बात मैं मानता हूं, लेकिन बिहार क्यों ट्रेनें, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अतिरिक्त ट्रेनें क्यों लगानी पड़ रही हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं मनोज जी, जो पहले तो 0% आता था वहां पर। मैं बता रहा हूं ना, कॉलेज से पहले एक समय पर इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 38 हो गई है। कितना गुना बढ़ा भाई? 15 साल से ज्यादा तो आरजेडी ने भी काम किया है बिहार में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ केवल इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 38 हो चुकी है। क्या विकास नहीं हुआ है? जिन गांवों में बिजली नहीं थी, आपको तो याद होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं मतलब अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देखो आप भी बता सकते हैं ये वाली बात। तो एक समय ये भी था कि बिहार में विधानसभा में लालटेन जलाई जाती थी, बिजली नहीं थी। कम से कम बिहार का हर गांव बिजली है हर गांव में। तो ये बात सच है कि कुछ हद तक जो है, आप जो कह रहे हैं जो क्राइम था वो मतलब दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि जो क्राइम पहले होता था, जंगल राज जो था, उसमें भी काफी कमी आई है। बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ है। उन्हें पता है कि कानून व्यवस्था अब बेहतर है, पहले से ज्यादा बेहतर है। एक समय ये भी था जब शादियां होती थी, एक सारी स्कॉर्पियो निकलवा ली जाती थी, जिसकी नहीं देखी, हाँ भाई लेके आओ, उसकी स्कॉर्पियो लेके आया नया, शादी है, बारात जानी है उसमें। ये एक ये भी मौसम था। तो ये सब जानते हैं बिहार की जनता, ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये भी जानते हैं इस बात के लिए। बार कह रहे हैं बिहार में डर है। अरे डर पैदा करने वाले आप ही हैं और कोई नहीं है बिहार में। बिहार की जनता जानती है, इसीलिए आपका स्वीकार कर रही है पूरी तरह से। चाहे आप ईवीएम की बात कर लो, उस पर ठीकरा फोड़ लेना, चाहे आप फिर वोट चोरी की बात कर लेना, फिर बुरके पे आ जाएंगे कि बुरके पे प्रतिबंध क्यों लग रहा है। ये सब इनका बहाना है। सच्चाई ये है, पूरा जो गठबंधन है पूरी तरह से वहां हार रहा है बिहार में, और एक तरफा जो है
प्रचंड जीत वहां पर एनडीए की होने जा रही है बिहार में। अब हम क्या करें और बिहार की जनता क्या करे, बड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि आलोक राज कह रहे हैं कि 14 तारीख को बिहार से एनडीए की सरकार जाने वाली है। बिहार के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, महागठबंधन की सरकार आ रही है। अवधेश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि साहब फिर से हम सत्ता में वापस आने वाले हैं। क्या करें आलोक जी, किसकी बात माने, पहले तो ये बता दो। 14 तारीख की बात माने, आप दोनों में से किसी एक की बात माने? मैंने 14 तारीख को तय है कि बिहार में बदलाव होना तय है। बिहार की जनता ने ठान ली है कि 14 नवंबर को बिहार से वो इस सरकार से मुक्ति दिला देना। हमारे भाई अभी बोल रहे थे बिहार की जनता जानती है कहीं ऐसा ना हो जंगल राज आ गया तो घर से स्कॉर्पियो धुआ ली जाए। नहीं, आप लोगों के पास अवधेश जी को चिंता इस बात की है, अवधेश जी को, अरे आलोक जी, अवधेश जी को चिंता इस बात की है कि अगर कहीं आपकी सरकार आ गई तो जैसा वो कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया तो कहीं अवधेश जी को ना उठा लिया जाए। क्यों साहब? कोई जंगल राज नहीं था मनीष जी, वो एक क्रांति थी जो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो जंगल राज नहीं था। जब अधिकार के लिए पिछड़े वंचित समाज ने लड़ाई लड़ी और अपना अधिकार वही अधिकार जो अधिकार छीन के लेने का काम किया है पिछले वंचित समाज ने, वही लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वही अवधेश जैसे लोगों को जंगल राज दिखाई दे रहा है मनीष जी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कोई जंगल राज नहीं था, आज मंगल राज है बिहार में। क्या यही है एनडीए की शक्ति, यही है जनता का एनडीए के प्रति। आलोक राज जी क्या कीजिए आपने जो कि बिहार में मैं ये बात कर देता हूँ, जो विकास बिहार में होनी चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आप इस जो है, फिर मैं बताता हूँ, आवश्यकता जो है विस्तार की करनी है। जिस समय में जितनी चीज की आवश्यकता थी उस तरह का विकास हो रहा था। उस तरह का विकास बिहार में नहीं हुआ है। बिहार को तो आप लोग 20 सालों में पीछे धकेल देने का काम किया। दूसरे राज्य से तुलना कीजिए, बिहार के विकास की तुलना दूसरे राज्य से कीजिए। आप 15 साल पहले से क्यों तुलना करते हैं? 15 साल पहले आपके वहां के 15 साल किया था, 15 साल की बात आपकी सरकार बिहार में अवधेश जी सरकार 20 साल में 17 साल आप सरकार के साझेदार हैं। 17 साल में आपने क्या विकास किया है इस पर बात कीजिए ना। 15 साल आगे बढ़ रहा है, के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है बिहार एनडीए के नेतृत्व। भाई साहब आलोक राज थोड़ा पढ़िए, आंकड़े देखिए, इतिहास पढ़िए, तब समझ आएगी सब चीजें। देखिए हमने अवधेश जी की बात को सुन लिया, हमने अवधेश जी की बात को सुन लिया, हमने आलोक राज जी की बात को सुन लिया। अवधेश जी कह रहे हैं कि साहब 20 साल पहले इनका जंगल राज था, और आलोक राज कह रहे हैं कि जंगल राज तो अभी है, लगातार हत्या हो जा रही है, दरोगा भी नहीं बच पा रहे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? और वस्तु स्थिति में, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव में चलता रहेगा, लेकिन जनता क्या मानती है, लोग क्या मानते हैं, यह जानने के लिए हम सीधे चलेंगे पटना। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से हत्या, क्योंकि खेमका, गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर अस्पताल में शूटआउट भी सबने देखा, दरोगाओं की हत्या का जिक्र लगातार किया ही जा रहा है। बिहार की जनता क्या मानती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सुशासन बाबू के सुशासन को लेकर? देखिए, साफ तौर पे है बिहार में हत्याएं हो रही हैं, और जिस तरह से दोनों साथी यानी कि दोनों जो पार्टियों के नेता हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो इस तरह घटनाएं हो रही हैं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कानून व्यवस्था पर, कि किसी अस्पताल में यानी कि पटना के पॉश इलाके में, और वो अस्पताल जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होती है, वहाँ जाकर शूटर्स जो है और किस अंदाज में यानी फिल्मी अंदाज में हत्या करते हैं। और ऐसे ही हत्या जो है गांधी मैदान जैसे इलाके में, यानी कि जिस थाने को यह कहा जाता है कि बगल में गांधी मैदान थाना है, वहाँ पर हत्या होती है। और आज जिस तरह से सिवान में हुआ है, दरौंदा में, यानी कि एक दारोगा को मार दिया गया, तो ये तो संकेत
देता ही है कि किस तरह से जो यहाँ पर संगठित अपराध है, यानी कि जो अपराधी हैं, अपराधियों के ग्रुप्स हैं, वो सक्रिय हैं और उनसे कोई सुरक्षित नहीं है, उनसे कोई कहें कि अछूता नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही एक और हत्या हुई है, यानी एक और बड़ी घटना हुई है मोकामा इलाके में। तो आप कह सकते हैं कि अपराधी के टारगेट से कोई खाली नहीं है। और साफ तौर पे बिहार पुलिस की तस्वीर जब कटिहार से आती है और भाई बहन खाना खाने जाते हैं तो वो तस्वीर भी सामने आती है, कहते हैं कि आपका बोलने का लहजा ठीक नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि ये मेरी बहन है तो बोलने का लहजा ठीक नहीं है। और उसमें कार्रवाई क्या होती है, जो वहाँ का अधिकारी कहता है कि अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, प्रशासन किस दिशा में काम कर रहा है और किस तरह की चीज़ें ग्राउंड पर हैं। यानी कि अपराधी जो जहां चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक सीतामढ़ी का कहें कि आतंक कहा जाता था, वहाँ का पाठक गैंग था और उसका सफाया जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की पुलिस के बारे में कहा जा रहा है, बिहार की पुलिस वहाँ गई थी, लेकिन जो अपराधी हैं वो यहाँ से लेकर उनका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक है और किस तरह से हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। और कवरेज के दौरान ही मेरा जाना हुआ था सीतामढ़ी में और वहाँ कहा गया कि 9 महीने में 64 हत्याएं हुई हैं। और वहाँ पर यही नहीं, एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जो अपराधी मारा गया, यानी कि वो कह रहा था कि इतनी हत्याएं करो कि एसपी का ट्रांसफ़र हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों की क्या स्थिति है, अपराधी किस तरह से यहाँ पर एक तरह से कहें कि जो उनका खुला खेल होता है, नंगा नाच होता है, तो वो साफ तौर पे बिहार में घटनाओं को लेकर दिखता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि अब जो है अगर हम सड़क पर हैं तो लोग सड़क पर चल रहे हैं। अब ये क्योंकि पहले की स्थिति जो है और वो वैसी स्थिति नहीं, क्योंकि पहले तो 5 बजे के बाद चलना भी मुश्किल होता था। 5 बजे के बाद कोई निकल गया, क्योंकि उसका भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब पहली बार बिहार में आया था और तब हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उस समय 5 बजे के बाद अगर आप होटल में चले गए तो आपके होटल का कमरा नहीं खुलेगा। तो ये भी स्थितियाँ थी। लेकिन अभी एक चीज़ है, घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन अब लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, चल रहे हैं, रात में 12 बजे, रात में 2 बजे, रात में 4 बजे। तो ये भी स्थितियां हैं। लेकिन कहें कि अपराध जो है, अपराध अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ, वो अपराध अब कम हुआ है कि लोगों के अमन चैन पर जो डाका डाला जा रहा था, यानी कि अगर आपने कोई गाड़ी ले ली, अगर आपने कोई अच्छा सा घर बनवा लिया, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आप टारगेट में आ जाएंगे। वो स्थितियां अब बिहार में शायद खत्म हो गई हैं या कम हो गई हैं। लेकिन संगठित अपराध या कहें कि अपराधियों का जो मंसूबा है, शायद वो अभी उस तरह से नहीं टूट पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र का जो विस्तार से बता रहे थे। सुन लिया अवधेश जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि बिहार के सुशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जी मनोज जी, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि एक समय ये भी था कि 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, होटल कमरे नहीं खुलते थे। नई गाड़ी आ गई तो आदमी सोचता था मैं कहाँ छुपाऊं इसे भाई, कहीं ऐसा ना हो कल को कोई उठा के ले जाए। इस समय ये भी था कि शादियां होती थी, मैंने बताया ना अभी आपको, लाली है नई स्कॉर्पियो, इसने ली है भाई, अवधेश ने ली है, मनोज जी ने ली है, और आपके जो बैठे ये जो XYZ जो भी इन्होंने ली है भाई, सबकी गाड़ियां बुला ली जाए, ले ली जाए। सारी की सारी नई गाड़ियां एक साल उठवा ली गई थी। एक समय वो भी था। लेकिन आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं बताऊं आपको, जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब लेकिन अब कोई क्राइम हो रहा है, कोई अपनी रंजिश है, कोई किस कारण से हो रहा है, उस पर भी जांच होती है। जांच के बाद जो कार्रवाई होती की जाती है वो की जाती है सरकार द्वारा। ये भी कहीं किसी छुपा हुआ नहीं है। तो सच्चाई ये है कि पहले से ज्यादा बेहतर बिहार एनडीए सरकार में है और लोग जो है खुले में अपनी सांस ले रहे हैं बिहार के। और बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है एनडीए सरकार में, वो भी मैंने आपको बताया किस तरह से। एक समय पर का 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज वो बढ़कर 38 हो गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, उनकी संख्या 46 हो गई है। और मैं बताऊं 15 साल में सबसे बड़ी बात जो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी कि जब तक आरजेडी का शासन रहा, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया था। उस समय जो पहले थे वो थे, लेकिन आज के समय में 12 मेडिकल कॉलेज हैं एनडीए सरकार में बिहार में।
तो विकास तो हुआ है। जो गांव बिजली, जिन गांव में बिजली नहीं थी उन गांव में बिजली तक पहुंची है। आलोक जी, सच्चाई है कि एनडीए। आलोक जी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार की दशा दिशा को बदला है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, थानों की संख्या का मामला हो, पुलिस वालों की संख्या का मामला हो, जो आप नहीं बदल पाए वो बिहार की तस्वीर को एनडीए ने बदल दिया 20 साल में। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं। हम आपको बता देते हैं। नहीं, पहले बात सुनिए कि आप जो बोल रहे हैं कि बदलाव हुआ है। क्या शिक्षा क्षेत्र में आप एक बता दीजिए कि आपकी जब सरकार थी, शिक्षा क्षेत्र में आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए? नहीं, शिक्षा क्षेत्र में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारी सरकार ने, सुन लीजिए, 8 साल में बिहार को 7 विश्वविद्यालय देने का काम किया। और आप लोगों के पेट में तो दर्द हो रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि बिहार में शिक्षा की क्रांति, इसने जो चरवाहा विद्यालय खुलवाने का काम किया, और उस चरवाहा विद्यालय की स्थिति आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बकरी चलाने वाला का बच्चा, गाय चलाने वाला का बच्चा और वो शिक्षा तो आपकी सरकार में लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा विद्यालय खुलवा कर बिहार में एक क्रांति लाने की काम किया कि जिसमें गाय चलाने वाला, बकरी चलाने वाला, घास काटने वाला का बच्चा भी शिक्षा का अधिकार के साथ शिक्षा लेने की जिज्ञासा देखी। आप लोग क्या समझिएगा? आप लोग अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को शिक्षा देना नहीं चाहते। आपको पता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके समय में बिहार में फर्जी डिग्रियां बढ़ती थी। लालू यादव जी और आरजे जी के समय में फर्जी डिग्रियां नहीं बचती थी। अगर आपको डिबेट करना है तो मैं अभी बता देता हूँ, बिहार में फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। आपके पास बिहार में सीबीएसई सिस्टम लागू कर दिया, शिक्षक नहीं है उस सब्जेक्ट में, बिहार में बहाली नहीं हुई, आपने 3 सेशन निकाल दिया और बिना पढ़ाए बच्चे को आपने डिग्री दे दिया। तो आप फर्जी डिग्री बांटने का काम करते हैं या ही शिक्षा बनाने का काम करते हैं? शिक्षा की बात आपसे मुझे संभव नहीं लग रहा। शिक्षा की बात, शिक्षा को तो आपने धकेलने का काम किया, शिक्षा को तो बर्बाद और चौपट कर देने का काम किया है आपने। बिहार दुनिया में जो बिहार के मेहनत का छात्र जाने जाते थे, उनके शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है आपने। बोलने आया, मंच की आदत देने की आदत है आपको। आपके समय में कितने टीचर थे बताइए मुझे। आपके समय में कितने अध्यापक थे? ज्ञान है और आप ये सीबीएसई सिस्टम जो 4 साल का कोर्स लागू किया गया है, उसमें कितने सब्जेक्ट को जोड़ा गया है? जब आपके यहाँ उसका पद इंजीनियर नहीं है, आप उसका पढ़ाई नहीं करा रहे, डिग्री कैसे बांट रहे हैं? डिग्री कैसे बांट रहे बिना शिक्षक का? जबकि यूजीसी का नियम कहता है कि 75% उपस्थिति जब तक नहीं होगी और सीबीएसई सिस्टम में 90 क्लासेस नहीं होगी तो छात्रों को जो फॉर्म डालना दिया जाएगा। जब आपके उस सब्जेक्ट की शिक्षक ही नहीं है तो विद्यार्थी को कैसे डिग्री बांटे, कहां से क्लास कराए? तो आप फर्जी डिग्री बांटकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देंगे। लेकिन आज के समय में शिक्षकों की संख्या 5,42,000 हो गई है। कितना बढ़ा? 2 लाख से 2 लाख में तो शिक्षा मित्र भी थे आपके। आज शिक्षक बता रहा हूं मैं, 5,97,742 हैं आज के समय में। आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं। आपके समय पे 2 लाख शिक्षक थे, उसमें आधे ज्यादा शिक्षा मित्र थे। नहीं, जवाब दीजिए ना कि उच्च शिक्षा को आपने कहां मौका दिया? बिहार में शोध की क्या स्थिति है? किस विश्वविद्यालय में कितना शोध हो रहा है? जंगल राज नहीं आने चाहिए। बिहार की जनता को पता है। आलोक राज जी, बिहार की जनता ने खा लिया है जंगल राज में, तो आप बच्चे नहीं जाओगे। जंगल राज दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है। अब बच्चे कोटा पढ़ने जा रहे हैं, अब कहते बिहार का विकास हुआ है। एक तरफ बच्चा कोटा और दूसरे तरफ मजदूर गुजरात।
बिहार का जो बच्चा है वो आज तक पहचाने नहीं आने वाला नहीं है। मनोज जी, ये लोग बिहार के कोने कोने से ट्रेन चलाकर बिहार के मजदूर को गुजरात में ले जाकर फैक्ट्री में काम कराकर गुजरात की विकास करने की बात करते हैं। आपकी केंद्र में सरकार थी, आपने कितने फैक्ट्री लगवाने का काम बिहार में किया है? बिहार में कितने फैक्ट्री लगवाए? आपको बिहार के मजदूर का काम है, बिहार को मजदूर बनाकर यूज कीजिएगा, बिहार के मजदूरों को लेबर बनाकर यूज कीजिएगा, बिहार का विकास नहीं कीजिएगा तो ट्रेन चलाकर आप गुजरात ले जाइएगा बिहार के लोगों को। बिहार सब चीज जान चुका है। हुए ये अवधेश जी बार बार जिक्र करते हैं कि साहब गुजरात में मजदूरी करने के लिए बिहार के लोग जाएंगे। आप बिहार में बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है वो आप ही का है, लेकिन आत्मनिर्भर जो है गुजरात का आदमी होगा, बिहार का नहीं होगा। यह आरोप महागठबंधन लगा रहा है, आलोक जी की पार्टी लगा रही है। देखिए मनोज जी, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं, इनको शायद नहीं पता होगा। देखिए शिक्षकों की बात की थी इन्होंने, शायद इन्होंने आवाज नहीं आई होगी। जब आरजेडी की सरकार थी 2 लाख शिक्षक हुआ करते थे, उसमें भी आधे से ज्यादा शिक्षा मित्र हुआ करते थे। आवाज आ गई, आपने 2 लाख शिक्षक के जिक्र किया और आपने 5 लाख शिक्षक दे दिए, वो सुन लिया, वो आलोक राज जी ने सुन लिया। अभी लगभग 6 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। जो है मंच वाली आदत बनी हुई है, जो मंच पर बोलते हैं एक ही लय में चलती रहती है बात। ये मंच नहीं है, आरजेडी की डिबेट हो रही है, सुनिए आप। और दूसरी बात जो है पुलिस थाने की संख्या मैं बताऊं आपको डबल कर दी गई। उसमें 42 से पहले पुलिसकर्मी होते थे, आज 3 लाख से ऊपर है। अब तक का बता रहा हूं मैं, 2005 से अब तक 50 लाख से ज्यादा रोजगार दिया जा चुका है बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में। शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। काहे को ताल बजा रहे हैं आलोक जी? अवधेश उपाध्याय कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया जा चुका है, फिर आप काहे को गाल बजा रहे हैं? तो 50 लाख रोजगार दे चुके हैं। बिहार से 50 लाख लोगों का इन लोगों ने पलायन करा चुके हैं। बिहार इनका पकौड़ा तलने का ये रोजगार दिला चुके हैं। इन लोगों को पकौड़ा तलने को भी रोजगार दिलाते हैं, तो बिहार की स्थिति क्या होगी हम बता देते हैं। तो इन लोगों ने कहा अभी थाना, मनोज जी बिहार का एक भी थाना नहीं है। थाना का संचालन जो है वो अपराधी और भूमाफिया कर रहे हैं। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बिहार में खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। आपको अगर लगता है तो किसी थाने के आगे आप एक दिन सीसीटीवी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करा ले, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बिहार का थाना जाना पसंद नहीं कर रहा है। थाना में आपको भूमाफिया और अपराधी बैठे मिलेंगे। आप थाना के अध्यक्ष के थाना के अधिकारी कौन डिटेल निकलवा लीजिए, उनकी बात किससे होती? बिहार में अपराधी सरकार चला रहा, जिन लोगों के संरक्षण में भूमाफिया और अपराधी थाना चला रहा, इसीलिए अपराध बिहार में खराब बन रहा है। बात कर रहे हो आप। अभी आलोक राज जी इंडिया न्यूज के जो पत्रकार हैं ग्राउंड पर, उन्होंने खुद बताया कि बिहार में एक समय ये भी था आपकी सरकार में कि 5 बजे के बाद होटल में रूम नहीं मिलता था। 5 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे घर से। मैं नहीं बोल रहा था, ये इंडिया न्यूज के पत्रकार ने बताया। अभी सच्चाई है ये। आज बिहार की जनता खुले में सांस ले रही है, वो एनडीए की मेहरबानी। एनडीए के नेतृत्व में बिहार का युवा बन रहा है, रोजगार उसे मिल रहा है। चिंता मत कीजिए, सब पूरा बिहार जो है एनडीए के साथ है। बेफिक्र रहिए। 14 तारीख को फिर मिलेंगे। मनोज जी डिबेट करिएगा, आलोक राज जी को जरूर बुलाइएगा। नहीं, एकदम मिलेंगे। 14 तारीख को आपकी विदाई तय है। अरे भाई, बिहार की जनता ने ठान ली है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार की जनता बोल रही है। कितने दिन बिहार के लोगों को ठकिएगा, कितने दिन ठगने का काम कीजिएगा, कितने दिन धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कीजिएगा, कितने दिन मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम कीजिएगा, कितने दिन जाति के नाम पर बांटने का काम कीजिएगा, और कितने दिन भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मारने का काम कीजिए। दूसरा, आप लोगों के यहाँ मंदिर में सुन लीजिए मनोज जी, मंदिर में घंटा बजाने से मंदिर में घंटा रोजी रोटी चलने वाला है।
अवधेश जी सुनिए किसी सुनिए जमीन रह गई थी अरे पाकिस्तान की। अवधेश जी सुन तो लीजिए, पता नहीं कहां पर घंटा बजा रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए कहां घंटा बजाने की बात कर रहे थे। ये मंदिर में घंटा बजवाने देने का ऑर्डर तेजस्वी यादव जी ने प्रण किया है कि सभी को रोजगार दिया जाएगा, सभी को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो ये लोग तो लोगों को हर जाति के नाम पर मनाने वाला मंत्र है करते हैं। तेजस्वी यादव का मंत्र जमीन रोजगार लो, ऐसे ही रोजगार देंगे, वो बहुत रोजगार दिया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने की सरकार में, मनोज जी, ये लोग कहा करते थे चुनाव में जब घोषणा पत्र में शामिल किया गया था आरजेडी के घोषणा पत्र में कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो ये लोग कहा करते थे कि कहां से तेजस्वी यादव जी जेल से पैसा लाके देंगे। उसी मुख्यमंत्री के सटे हुए मुख्यमंत्री के कलम से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में 5.5 लाख सरकारी नौकरी बांटने का काम किया। और अगर हम लोग और 6 महीना रह जाते तो उनकी पूरी जमीन तैयार थी कि 6 महीना के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती। अब देश जी दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आज बिहार का हर एक नौजवान, हर एक माँ, हर एक बहन बोल रही है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में नौकरी बांट कर इतिहास रचने का काम किया। आप लोगों ने तो ये कहा था कि नौकरी दी ही नहीं जा सकती, जमीन दी और रोजगार भी नहीं दिया तेजस्वी यादव ने, सब जानते हैं आलोक राज जी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम दोनों का, दोनों